वेलकम बैक टू टुडेज बिट्स एंड आई एम योर आशुतोष सर। सो आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ प्रोज। बहुत ही टाइम से वेट कर रहे थे बीए फर्स्ट ईयर वाले कि सर आप प्रोज कब पढ़ाएंगे। तो फाइनली हम प्रोज स्टार्ट कर रहे हैं। तो प्रोज सबसे पहले आता है आपका व्हाट इज़ प्रोज एंड प्रोज स्टाइल। ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज़ प्रोज। देखिए पहले लिख लेता हूँ मैं इसको PROSE। आई होप आपको दिख रहा होगा। ठीक है, सुनते रहिए, ईयरफोन लगा लिया ना। जो नए स्टूडेंट्स हैं उन्हें मैं बता दूँ कि आप ईयरफोन लगा लीजिए और मोबाइल साइड में रख दीजिए और नोट्स वीडियो के लास्ट में। ठीक है, तो सबसे पहले अभी हम इससे पहले आपको क्या पढ़ा रहे थे, इससे पहले मैं आपको पोएट्री पढ़ाया। तो पोएट्री मैंने आपको मीटर पढ़ाया, रिदम पढ़ाया है, स्टेज पढ़ाया है और अनस्टेज पढ़ाया है, मीटर्स पढ़ाया है। ठीक है, तो आपको थोड़ा उससे जो है आप फैमिलियर होंगे अब तक। तो मैं थोड़ा सा क्या करता हूँ, डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ कि प्रोज और पोएट्री में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो मैं एक तरफ क्या लेता हूँ, यहाँ पे PR लिख देते हैं। ठीक, और इधर प्रोज जाएगा, इधर आपका पोएट्री। ठीक है, तो ध्यान से आप समझ चलिएगा। पहले जो पोएट्री होती है वो क्या होती है, उसके जो लाइन होते हैं वो वर्ड्स में होते हैं, VERSE। ठीक है, वर्ड्स में होते हैं और साथ ही साथ क्या होता है उसमें क्या रिदम होता है। ठीक है, रिदम होगा, उसका कोई मेट्रिकल होगा, कोई फीट होगा। समझ में आ गया, ये तो आपको पता होगा, वही तो हम पोएट्री पढ़ी रहे थे। अब हम यहाँ प्रोज की बात करते हैं। प्रोज में क्या होता है, सेंटेंस फॉर्मेशन होता है। ठीक, आपका सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, प्रेडिकेट होगा। ठीक है, इस तरह से करके सेंटेंस होता है, उसमें फुल स्टॉप भी होगा, कॉमन सी बात है। तो पंक्चुएशन भी आप लिख लीजिए, लिखिए प्रोज में, वहाँ पे आपके हम नोट्स पे दिए हैं, आप खाली सुनिए। तो ये सेंटेंस में होता है। दूसरा इसकी क्या होगी कि ये सेंटेंस बाय सेंटेंस के थॉट्स चेंज होते जाते हैं। ठीक है, ऐसे होता है ना कि हम लोग सेंटेंस में एक बात खत्म करते हैं तो सेंटेंस में दूसरी बात स्टार्ट करते हैं। तो ये इस तरह से होता है। और क्या होता है, ये पैसेज में लिखा जाता है। ठीक है, किसमें लिखा जाता है, पैसेज में। और वही दूसरी तरफ इधर बात करते तो किसमें लिखा जाता है, स्टैंजा में। देख पा रहे हैं आप फर्क। और इसको जब हम लिखते हैं तो क्या करते हैं, स्टैंजा को जब हम गैप करते हैं, देखिए मैं 4 लाइन का स्टैंजा लिखा, मान लीजिए हमने पोएट्री में 1 2 3 4 लाइन से लिखा, तो उसके बाद जो है थोड़ा गैप करते हैं। जो बीच का गैप होता है ना, वो आपको प्रोज में नहीं मिलता। देख पा रहे हैं आप। हम जब प्रोज में क्या करते हैं, जब हम लिखते हैं पैराग्राफ, तो गैप की वजह क्या करते हैं, थोड़ा सा नीचे करके यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं ना। ठीक है, तो पूरा गैप नहीं छोड़ते हैं। ये समझ में आएगा। थोड़ा माइनर आपको डिफरेंस बताते चल रहा हूँ, ताकि भी मैं थोड़ा सा आगे बताऊँगा तो आपको समझ में आएगा। तो प्रोज समझ में आ गया आपको कि सेंटेंस होता है, पैसेज होता है, इसमें एक स्ट्रक्चर होता है। और एक चीज़ जो मेन जिसमें नहीं होती, सबसे मेन क्या है, प्रोज में आपको मिलेगा GRAMMAR। समझ में आया क्या, ग्रामर। या राइट, प्रोट कह रहे हैं आपको पोएट्री में ये नहीं मिलता। पोएट्री में आप ग्रामर या फिर ग्रामर को सोच कर ही लिखते हैं। ठीक है, आपको क्या सोचना होता है, रिदम, मीटर, स्ट्रेस, नॉन स्ट्रेस, ये सब आपको सोचना होता है। तो आई होप आपको प्रोज एंड पोएट्री में फ़र्क तो पता चल गया। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं, कितने टाइप्स के प्रोज होते हैं, कैसे से लिखा जाता है, क्या उसके थॉट्स होते हैं, किस तरह से हम डिफ्रेंशिएट करेंगे कि कौन सा ये स्टाइल में लिखा गया है, कि एक्सपोजिटरी है या फिर क्रिएटिव स्टाइल में लिखा गया है। तो इस तरह से अलग अलग टाइप्स के प्रोज होते हैं। और फिक्शन क्या होता है, नॉन फिक्शन क्या होता है, ये भी हम आगे समझेंगे। और फिर हम आपको कुछ और भी चीज़ें, मेन चीज़ बताएंगे जो आपके पेपर में पूछी जाएंगी MCQ में। ठीक, सो लेट्स बिगिन। जब हम टाइप्स ऑफ प्रोज की बात करते हैं तो ज़्यादातर हमने वीडियोज़ में देखा है कि 3 टाइप्स के स्टाइल ऑफ राइटिंग बताए जाते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम इसको थोड़ा सा मेरे अकॉर्डिंग, मेरे ख्याल से 5 टाइप्स आपको पता होनी चाहिए अगर BA फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं और आपको जो है अच्छी क्रिएटिव राइटिंग आपको करनी है, या फिर आपको जो स्टाइल ऑफ मैनर होना चाहिए प्रोज में वो अच्छा हो, खासकर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो मैं जो 5 स्टाइल बताऊँगा मैं अलग से इनको एक्सप्लेन भी करूँगा। ठीक है, तो आप समझ चलिएगा कि किस तरीके से इनको हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसको सबसे पहले लिखते हैं एक्सपोजिटरी। ठीक है, सबसे पहला होता है एक्सपोजिटरी स्टाइल ऑफ प्रोज। दूसरा डिस्क्रिप्टिव। ठीक, तीसरा नरेटिव। चौथा इसका आ जाएगा आपका क्रिएटिव। एंड फिफ्थ एंड लास्ट परसुएसिव। ठीक, 5 स्टाइल ऑफ राइटिंग इन प्रोज। अब देखिए एक एक करके मैं इसको लिख के समझाऊँ या बोल के। चलिए हम आपको एक एक स्टाइल ऑफ राइटिंग को लेते हैं, फिर उस पर हम बात करते हैं। सबसे पहले हमारा स्टाइल है एक्सपोजिटिव। तो देखिए ये स्टाइल सबसे ज़्यादा मुझे पसंद है और मैं इसको एग्जांपल देना चाहूँ तो ये आज के वक्त में यही स्टाइल गायब है। किससे गायब है, न्यूज़पेपर से गायब है अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है, इन 2020 देयर इज़ नो एक्सपोजिटिव स्टाइल ऑफ इन न्यूज़पेपर। ठीक है, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मेरा मानना है एक्सपोजिटिव स्टाइल ऑफ राइटिंग इज बेस्ड अपॉन द फैक्ट्स।
ठीक है, जो आपको फैक्ट्स दिए जाते हैं उसमें प्रोज मैनर में, वही उसका जो है मेन डिस्टिंक्ट फीचर है। जैसे कि आपने सुना होगा ना कि दिस काइंड ऑफ पर्सन एक्सपोज, यूट्यूब में देखते हैं ना स्कैम एक्सपोज, तो जो एक्सपोज वर्ड है दिस इज रिलेटेड टू गिव द फैक्ट्स फिगर्स। जैसे कि आप न्यूज़पेपर देख लीजिए, न्यूज़पेपर में क्या होता है कि आपको कोई एक आर्टिकल दिया गया और जो इसमें न्यूज़ जो आर्टिकल एडिटर है उसमें आपको फैक्ट देता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सही चल रहा है कि चल रहा है। और जो दूसरी चीज़ इसमें ये कि जो लिखने वाला है वो साइड लेता किसी की, ना पक्ष लेगा ना विपक्ष लेगा। उसका काम है कि पर्टिकुलर टॉपिक में दिए गए उससे फैक्ट्स देना है कि क्या हुआ है, कैसे हुआ, दैट्स इट, वो किसी का साइड ही लेगा। तो ये चीज़ यहाँ देखिए कि जो एक्सपोजिटरी स्टाइल ऑफ राइटिंग प्रोस होता है उसमें आपको लिखते वक्त किसी की साइड नहीं होती, वो आपको रीडर पे छोड़ना होता है कि वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो इसको सही मान रहा है या गलत। यही चीज़ आज की न्यूज़ मीडिया में नहीं है, वो पक्ष लेते हैं। ठीक है, आपके न्यूज़पेपर में देख लीजिए वो एक साइड का पक्ष लेते हैं, तो उसको एक्सपोजिटरी स्टाइल ऑफ राइटिंग नहीं कहा जाता है, जो कि आज के समय में मतलब मेरे ख्याल से माना जाएगा कोई स्टाइल ही नहीं है उस राइटिंग का। तो ठीक है, तो ये पहला स्टाइल हो गया हमारा एक्सपोजिटरी स्टाइल ऑफ राइटिंग। मैंने इसमें क्या बताया कि आपको फैक्ट्स देने होते हैं, और दूसरा मेन पॉइंट क्या है, किसी की साइड नहीं लेनी होती है। ठीक है, नोट्स में आपको मिल जाएगा, आराम से उसको पढ़िएगा, मैंने आपको एकदम दृष्टि ने बता दिया, समझा दिया है। दूसरा हम पढ़ते हैं डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव स्टाइल ऑफ राइटिंग में क्या होता है कि मेरे ख्याल से ये जो स्टाइल होती है, मेरे ख्याल से क्या, मैं जो बता रहा हूँ आपको सही बता रहा हूँ, तो ये स्टाइल ऑफ राइटिंग में आपको जो लिखने का मैनर है वो डिपिक्शन में रखना होता है। डिपिक्शन ये वर्ड है, अच्छा है, आप इसको समझिए, DIPCT, डिपिक्शन, डिपिक्शन मैनर ऑफ राइटिंग, मतलब कि जिस तरीके से आप वर्ड्स को लिखेंगे जिस मैनर में, उससे एक चित्रण का दर्शाना कह सकते हैं। जैसे कि कहते हैं ना चारित्रिक चित्रण विशेषता, ऐसे कुछ कहते हैं ना, हिंदी में होता है। तो मतलब कि जब आप लिख रहे हैं इसको मैनर में, तो उसमें आपका लिखते वक्त जो मैनर ऑफ राइटिंग होना चाहिए, वो जो कोई रीडर पढ़ रहा है तो वो अपने आप को उस प्लेस पे एज्यूम करें। जैसे कि आप एक नॉवल पढ़ रहे हैं और उस नॉवल में पढ़ते 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 आप अपने आप को उसमें क्या कहते हैं एज्यूम करने लगे, इमेजिन करने लगे। ठीक है, तो उसका जो मैनर ऑफ होगा वो डिपिक्शन ऑफ स्टाइल ऑफ राइटिंग, यानी ये डिपिक्शन स्टाइल ऑफ राइटिंग क्या कहेंगे, क्वालिटी ऑफ डिपिक्शन, यानी डिस्क्रिप्टिव स्टाइल ऑफ राइटिंग। एक और इसमें है डिस्क्रिप्टिव, मतलब डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन से निकला है वर्ड। तो जब किसी की व्याख्या करते हैं तो पैसेज थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, तो इसका क्या हो गया, जैसे कि जो हमने इससे पहले आपको बताया एक्सपोजिटरी, एक्सपोजिटरी की क्या क्वालिटी थी, क्वालिटी ऑफ फैक्ट्स, लेकिन यहाँ क्वालिटी ऑफ डिपिक्शन है। और जब हम किसी का डिपिक्शन कर रहे हैं, किसी की व्याख्या कर रहे हैं, तो कॉमन सी बात है थोड़ा सा लॉन्ग पैसेज में चला जाएगा। तो अक्सर ये राइटिंग को जो है थोड़ा सा लेंदी या फिर लॉन्ग देखा जाता है। समझ में आ रहा है? तो ये भी आपका एक मेन पॉइंट हो सकता है कि ये थोड़ा सा लॉन्ग होता है, और इसको जब आप लिखते हैं तो इसकी इमेजिनेशन स्किल ज़्यादा अच्छी होती है। और एक चीज़ और इसमें लिख लेते हैं हम कि इसमें फिगर ऑफ स्पीच, जैसे मेटाफर्स का इस्तेमाल बहुत अच्छे से किया जाता है, और कभी कभी ये लिखते हुए थोड़ा सा पोएटिक मैनर में भी आता है। ठीक है, जब इसको लिखा जाए थोड़ा सा पोएटिक मैनर का भी इस्तेमाल करता है, मतलब थोड़ा सा कविता जैसा लयबद्ध। ठीक है, तो ये भी इसमें आ सकता है। तो ये हो गया आपका दूसरा डिस्क्रिप्टिव स्टाइल ऑफ राइटिंग। तीसरा पढ़ते हैं जो कि कौन सा आपका नरेटिव। नरेटिव स्टाइल ऑफ राइटिंग जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमको बात करनी है किसी एक पर्टिकुलर नॉवल जो हमने पढ़ लिया है। जैसे कि मैं अपनी एग्जाम्पल बताऊँ तो मुझे लगता है इस स्टाइल ऑफ राइटिंग में सबसे चीज़ पढ़ी है ओलिवर ट्विस्ट, जो कि मैं सेकेंड ईयर पढ़ी है। आपकी इस स्टाइल ऑफ राइटिंग में आपको दी गई है थॉमस हार्डी की मेलिंग क्राउड दी गई है। ठीक है, तो आप उसको हम पढ़ाएंगे तो आप उसको पढ़िएगा। तो नरेटिव स्टाइल ऑफ राइटिंग में क्या होता है कि जिस तरीके से राइटर्स को लिखता है, जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया ओलिवर ट्विस्ट का, तो उसको किसने लिखी है, चार्ल्स डिकेंस ने लिखी है। चार्ल्स डिकेंस का पूरा नाम क्या है, चार्ल्स जॉन हफैम डिकेंस, ये आता है इसलिए बता दे रहा हूँ, पेपर में पूछा सकता है व्हाट इज द फुल नेम ऑफ चार्ल्स डिकेंस। तो जब चार्ल्स डिकेंस की मैं नॉवल पढ़ रहा था तो मैं कहीं ना कहीं ओलिवर को अपने आप से डिस्प्लेस कर रहा था। ठीक है, यही सबसे ज़्यादा मेन मतलब बहुत इंपॉर्टेंट किसी तरह कि आप जो है रीडर को मजबूर कर सके कि वो कैरेक्टर से अपने आप को डिस्प्लेस कर सके। जहाँ ये मैनर आता है पढ़ने में कि कहीं ना कहीं उस कैरेक्टर से इतना जुड़ जाते हैं कि कहीं ना कहीं उसमें हम अपने आप को देखने लगते हैं, तो यही इस राइटिंग स्टाइल का सबसे बड़ा पॉइंट है, या फिर मैं ऐसा कहूँ कि सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो नैरेटिव स्टाइल ऑफ राइटिंग आपको समझ में आ गई होगी। अब हम पढ़ते हैं पर्सुएसिव, ये भी बहुत अच्छी स्टाइल है। पर्सुएसिव स्टाइल ऑफ राइटिंग में मैं इसका सबसे बड़ा अच्छी समझ लेता हूँ, आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा। एडवर्टाइजमेंट, जैसे कि आप टीवी देखते हैं, टीवी में एडवर्टाइजमेंट होते हैं, और जितने भी एडवर्टाइजमेंट के जो ये डायलॉग्स हैं, डायलॉग नहीं कहूँगा, वर्ड्स हैं, जिस तरह से बिल्ड होता है तो उसको पर्सुएसिव स्टाइल ऑफ राइटिंग कहते हैं। इसका सबसे बड़ी क्वालिटी है क्वालिटी ऑफ अट्रैक्शन। जो इसको सुनता है वो कहीं ना कहीं इसको सच मानता है। मैं फॉर एग्जाम्पल लेता हूँ फेलवली, भले ही उसके कम वर्ड्स हैं, लेकिन जिस तरीके से वो लिखा जाता है, जिस तरीके से वो बोला जाता है, वो कहीं ना कहीं क्वालिटी ऑफ अट्रैक्शन कहलाता है। ठीक है, तो पर्सुएसिव का मतलब ही होता है PERSUASIV, परसुएड। इसके नाम क्या है, परसुएड। तो परसुएड मतलब ही होता है किसी को अपनी बातों से समझा लेना। कहते हैं किसी पर्सन की स्किल्स होती है, उसका परसुएशन स्किल बहुत अच्छी है, वो अपनी बात सबसे मनवा लेता है।
तो पर्सुएसिव स्टाइल ऑफ राइटिंग में इस तरीके से मैनर में लिखा जाता है कि जो भी उसको पढ़े वो पढ़ने के बाद उससे अट्रैक्ट हो जाए या फिर उसको सच मानने लग जाए। ठीक है, तो ये होती है इसकी क्वालिटी ऑफ अट्रैक्शन। तो अब मैं बार बार एक वर्ड बोल रहा हूँ, वो आपको जो है नोट्स में मिल जाएगा कि मैं इसको क्यों बोल रहा हूँ। ठीक है, मैंने उसको सीधा नोट्स भी आपको प्रोवाइड कराया है वीडियो के लास्ट में। तो पर्सुएसिव स्टाइल ऑफ राइटिंग समझ में आ गया। अब लास्ट है क्रिएटिव स्टाइल ऑफ राइटिंग में क्या है कि ये कोई अलग से मैनर ऑफ राइटिंग नहीं है, मैंने इसको अलग इसलिए किया है कि जब मैंने इसको पढ़ा है तो इस वजह से कि मैं नैरेटिव से कंपेयर करता हूँ। नैरेटिव स्टाइल ऑफ राइटिंग का जब उसको कैरेक्टर को बिल्ड कर रहा होता है, जो नरेशन वो उसमें दिया होता है मैनर ऑफ राइटिंग में, जहाँ वो कैरेक्टर की बिल्डिंग की बात करता है, कहीं कहीं बीच में क्रिएटिव स्टाइल ऑफ राइटिंग आती है। वो कहीं कहीं एक दो पैसेज होता है जो हमें वहाँ पे लाफ कर देता है या फिर कहीं हमें सैड कर देता है। तो ये क्रिएटिव स्टाइल ऑफ बिल्डिंग जो होती है, इसमें आपको जो है फ्रीडम मिलती है, आपको लॉजिक नहीं लगाना होता है, विदाउट लॉजिक आप इसको लिख सकते हैं। और यहाँ पे आपको फ्रीडम ऑफ राइटिंग से क्या क्या मिलता है कि आप जिस तरह से इसको लिखेंगे तो आप फन प्रोवोक कर सकते हैं, आप एंटरटेनमेंट को प्रोवोक कर सकते हैं। तो यही इसकी स्टाइल ऑफ राइटिंग की बहुत ही मेन चीज़ है कि आप क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं, किस तरीके से आपने उस आर्ट को वहाँ पे लिखा है। मैं अगर बात करूँ ओलिवर ट्विस्ट की, तो जहाँ तक मुझे उसका पता है, जिस तरीके से ओलिवर का वहाँ पे सीन दिखाया जाता है जब वो चोरी करने जाता है मैरी घर में, तो वो सीन वहाँ जो पैराग्राफ स्टार्ट होता है वो क्रिएटिव स्टाइल ऑफ बिल्डिंग पे लिखा गया है। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, अगर आप पढ़ेंगे तो आप अपना बताइए। ठीक है, तो ये मैंने 5 स्टाइल ऑफ राइटिंग आपको एक्सप्लेन कर दी है। आई होप आपको पांचों बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अब हम पढ़ते हैं किस तरीके से ये बुक्स फॉर्म में कैसे हमें मिलता है प्रोज। ठीक है, 5 स्टाइल ऑफ राइटिंग के बाद हमें पढ़ना है कि 4 टाइप्स ऑफ प्रोज, 5 स्टाइल ऑफ राइटिंग और 4 टाइप्स ऑफ प्रोज। लिखने के मैनर में बता चुका हूँ मैं आपको, अब मैं उसके फॉर्म्स बताने जा रहा हूँ। ठीक है, एक एक करके समझेंगे। तो मैं सबसे पैराग्राफ कर लेता हूँ। तो सबसे पहला आपका होगा, इसको हम चाहे ऐसे लिख लें, नॉन, बीच में हाइफन लगा सकते हैं, इसको क्या कहते हैं हम, हाइफन। ठीक, HYPHEN, ये भी पढ़ लीजिए, नॉन फिक्शनल प्रोज। ठीक, आप बिना हाइफन के भी सकते हैं, लेकिन हाइफन लगाएंगे तो ज़्यादा सही रहता है। नॉन फिक्शनल हो गया, उसके बाद फिक्शनल। ठीक, तीसरा आपका हीरो वाला आ जाएगा, यानी हीरोइक प्रोज, बार बार लिखना पड़ रहा है मुझे। चौथा आपका आ जाएगा प्रोज पोएट्री। ठीक, 4 स्टाइल ऑफ प्रोज। तो सबसे पहले क्या करके बात करें, जैसे अभी हमने राइटिंग स्टाइल में बात की, तो उससे पहले बात करते हैं नॉन फिक्शनल प्रोज की। नॉन फिक्शनल प्रोज के सबसे अच्छा एग्जांपल देने जा रहा हूँ, शायद ही किसी ने दिया होगा, क्योंकि मैंने इसको बहुत ही गौर से देखा है और मैं अक्सर इसको पढ़ता हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। इसका एग्जाम्पल है नॉन फिक्शनल प्रोज का। आप जब मोबाइल खरीदने जाते हैं, सभी लोग खरीदते हैं, तो जो मोबाइल खरीदने के बाद जो उसमें हेल्प बुक मिलती है, गाइड बुक कह सकते हैं, हेल्प बुक मिलती है, छोटी सी मिलती है जो कोई पढ़ता नहीं है, तो वो जिस मैनर में लिखी होती है उसे हम नॉन फिक्शनल कहेंगे। क्यों? क्योंकि जो भी उसमें लिखा रहता है वो सच होता है। आप उसको ट्राई करेंगे तो आप उसको मोबाइल में देख पाएंगे जो भी उसमें क्या रहता है। तो हमने क्या जाना सबसे पहले नॉन फिक्शनल के बारे में कि ये बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स। ठीक, दूसरा फैक्ट्स। फिर फैक्ट जहाँ आता है वहाँ क्या आता है, न्यूज़पेपर आता है। हालांकि न्यूज़पेपर में फैक्ट्स बहुत कम मिल रहे हैं आजकल, लेकिन फिर भी आप उसको ले सकते हैं। तो न्यूज़पेपर हो गया, आर्टिकल्स हो गया। तो ये जो नॉन फिक्शनल प्रोज है, ये कैसे नहीं है किसी ने ऐसे ही लिख दिया हो। ठीक है, इसमें जो भी लिखा गया होगा वो सच होगा। ठीक है, आप थोड़ा बहुत भी जो है इसमें इधर उधर नहीं कर सकते। अगर नॉन फिक्शनल थोड़ा बहुत भी इधर उधर किया ना तो फिक्शनल बन जाएगा वो। समझ में आया आपको? तो नॉन फिक्शनल का सबसे ज़्यादा बड़ा पॉइंट यही है कि ये जो फैक्ट्स होता है, ट्रू होता है। ठीक है, तो जैसे कि जो भी हिस्टोरिकल नॉवेल लिखी जाती है, जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य पर लिखी गई, या फिर कोई किसी ने किसी मुगल पे लिखी गई, साम्राज्य पे लिखी गई, या फिर कोई और भी कोई ले लेते हैं, इतिहास जितनी भी लिखी जाती हैं, जैसे कि महात्मा गांधी पे जो भी लिखी गई है, बायोग्राफी लिखी गई है, उनके ऊपर आर्टिकल लिखे हुए होंगे, वो सब किस पे लिखेंगे, नॉन फिक्शनल प्रोज पे ही लिखे जाएंगे। ठीक है, उसमें कोई झूठ नहीं लिख सकता है। अब जानबूझ के कोई लिख रहा है तो बात अलग है। ठीक है, तो नॉन फिक्शनल प्रोज आपको समझ में आ गया। देखिए, याद सब कुछ नहीं करना होता है, आप इतनी कि आप सब कुछ याद करें, आप खाली वर्ड को समझे। फिक्शनल का क्या होता है, जो फिक्शनल ना हो वही नॉन फिक्शनल प्रोज कहलाता है, और जो फिक्शनल ना हो मतलब जो झूठ ना हो। ठीक है, तो आप ऐसे इसको आप याद कर सकते, नॉन फिक्शनल प्रोज को हम क्या कहेंगे। ऐसे कभी भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्वेश्चन दे दिया जाएगा, पर्टिकुलर कोई टॉपिक दिया जाएगा और बोला जाएगा कि एक्सप्लेन इन नॉन फिक्शनल मैनर, बस इतना ही लिखा रहेगा। तो नॉन फिक्शनल मैनर आपको पता होगा तो आप नॉन फिक्शनल मैनर में उसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं फिक्शनल। अब जब इसको पता चल गया तो पता चल जाएगा आपको, जिसमें क्रिएटिविटी दिखाई जाए, लॉजिक ना लगाई जाए। ठीक है, तो हमारा जो क्रिएटिव स्टाइल ऑफ राइटिंग है वो कहाँ पे आ जाएगा, इस कैटेगरी में फॉल करेगा। और फिक्शनल में जो भी हमारे कैरेक्टर्स होते हैं उनके कोई रियलिटी से कोई ताल्लुकात नहीं होता, ताल्लुकात उर्दू वर्ड है। तो फिक्शनल समझ में आ गया कि जो ट्रू ना हो, जो इमेजिनेशन पे बेस्ड हो, और जैसे कि हैरी पॉटर ले लीजिए,
जो हैरी पॉटर लिखी गई थी, जब नॉवल लिखा गया था तो ये ट्रू नहीं था, लेकिन ये दुनिया पूरी क्रिएट की गई ना, तो वो फिक्शनल नॉवल कहलाती है। फिक्शनल नॉवल यानी फिक्शनल, उसमें फिक्शनल प्रोज ऑफ राइटिंग है, ठीक है। अब हम ये पढ़ते हैं, ये आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। हीरोइक प्रोज को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैंने बोला था ना जो हीरो वाला हो, तो अगर आप इसको सही से समझेंगे तो शायद आप इसको याद रख पाएँ, समझ जाएंगे। अभी भी याद रखना मुश्किल है। हीरोइक प्रोज यानी ये भी प्रोज है, लिखा जाएगा, लेकिन दिक्कत यहाँ पे क्या आती है, ज़रूरी नहीं लिखा जाए, ठीक। लिखा जा क्यों रहा है ये ज़रूरी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप कहानी ले लीजिए, कहानियाँ बहुत तरह सुनी होगी, लेकिन कुछ कहानियाँ ऐसी होती है जो जनरेशन पास की जाती हैं, किसी किसी फैमिली में होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अलादीन वाली, क्या पता सच हो, ठीक है। तो अलादीन वाली कहानी कहीं ना कहीं लिखी गई होगी ना कभी, सभी ने तभी उसको सब अलादीन इसको खरीद के घिसा करते थे, एक बार ट्राई कर ले, तो कहीं ना कहीं उन लोगों को बिलीव होता है ना उस कहानी पे। तो कहीं ना कहीं ये जो प्रोज ऑफ मैनर होता है ये प्रिजर्व किया जाता है, इसको बचाया जाता है। जैसे कोई कहानी हो सकती है, कोई भी टॉपिक हो सकता है जिसको बचाने के लिए लिखा जाए। पहले समझ में आया क्यों लिखा गया, उसको बचाने के लिए। दूसरा, इसको ओरली ट्रांसमिट किया जाता है जनरेशन टू जनरेशन, ठीक है। तो मैंने जब इसको पढ़ा तो मुझे ये समझ में आया कि ये जो हीरोइक प्रोज है ये इन सभी प्रोजों से अलग है। प्रोजो ये अलग वर्ड हो गया ये तो ना हिंदी रहा ना इंग्लिश रहा, ये सभी प्रोज स्टाइल से अलग है, ठीक है। तो हीरोइक प्रोज समझ में आ गया आपको कि इसको जो है कि विलुप्त होने से बचाने के लिए लिखा जाता है और ये ओरली टू ओरली ट्रांसमिट किया जाता है, ठीक है। जैसे मैंने आपको अलादीन वाला एग्जाम्पल बताया ना, बहुत से एग्जाम्पल था वो। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं प्रोज पोएट्री। इस टाइप के प्रोज स्टाइल में आपको तो क्या अलग मिलेगा जो कि इसमें कहीं नहीं मिलेगा, मेरे ख्याल से वो आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे जैसे आप इसको देखेंगे। अगर आपको पोएट्री पसंद है तो रिदम क्या मिलेगा आपको, रिदम, मतलब कि कुछ अलग लग रहा है ना कि प्रोज स्टाइल में रिदम मिल रहा है, तभी ना इसको कहा गया प्रोज पोएट्री, ठीक है। फ़र्क क्या होगा, ये लाइन से अलग नहीं होगा, बाइसेक्ट नहीं होगा, अलग नहीं होगा। जैसे कि हमारे जो स्टैंजा फॉर्म में का था, एक लाइन यहाँ लिखिए फिर ये दूसरी तीसरी जो ऐसे लिखा था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा, ये कॉमा लगाते हुए या फुल स्टॉप बनाते हुए या फिर कोलन लगाते हुए, ठीक है। तो ये स्टाइल से लिखी जाती है कि इसका रिदम होता है, मेट्रिकल नहीं होगा, रिदम हो सकता है, ठीक है। और जब इसको आप पढ़ेंगे तो आपको एक पोएटिक फीलिंग आएगी, ऐसा लगेगा कि आप पोएट्री पढ़ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको रिदम मिलेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल्स चार्ल्स BOUDELAIRE, चार्ल्स बॉडीलेयर, ये एक फ्रेंच पोएट है। इनकी एक पोयम है BDRUNK, बी ड्रंक। ये खासकर ये माने ही इसलिए जाते हैं वो उस पोएट्री के लिए, ठीक है। तो चार्ल्स बॉडीलेयर एक फ्रेंच पोएट है, फ्रेंच पोएट कह रहे ना, फ्रेंच राइटर हैं जो प्रोज पोएट्री के फॉर्म में पोएम्स को लिखते हैं। समझ में आ गया। तो बी ड्रंक की मैंने कुछ लाइन आपको नोट्स में दी हैं, आप उसको पढ़ के समझ जाएंगे कि मैं किस हिसाब से आप इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत सारी गाड़ियाँ जा रही हैं, बहुत सारे पटाखे फूट रहे हैं, शादी का मौसम चल रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत आवाज़ हो रही है, कोई बात नहीं, सुनते रहिए। तो चार्ल्स बॉडीलेयर की ये जो पोएम है बी ड्रंक, इसमें इन्होंने जो है इस स्टाइल ऑफ मैनर का इस्तेमाल किया है, ठीक। सब कुछ पढ़ा दिया, लेकिन आपको मैंने ये नहीं बताया कि प्रोज वर्ड आया कहाँ से या फिर ये सब कहाँ से हुआ, ठीक है। तो आप वो ज़रा समझ लीजिए, लैटिन वर्ड है, क्या है, PRO ऐसे प्रोजा ओरेशिया, ठीक। तो प्रोजा ओरेशिया ये एक लैटिन वर्ड है, डबल इंडर्ट कॉमा में लगा लेते हैं, पता नहीं मैंने नोट्स में बनाया कि नहीं बनाया डबल इंडर्ट कॉमा, देख लीजिएगा, नहीं बनाएगा तो बना लीजिएगा, ठीक है, डबल इंडर्ट कॉमा। तो प्रोज ओरेशिया एक लैटिन वर्ड है, उसमें इससे मीनिंग निकलती है क्या, स्ट्रेट फॉरवर्ड, मतलब डायरेक्ट, सीधे बोल देना। तो अगर सीधे बोलने की बात करें तो फिर किसकी बात करनी चाहिए, जेन ऑस्टिन की बात करनी चाहिए। जेन ऑस्टिन की जो पैड एंड प्रेजुडिस है सेकंड ईयर में, जो स्टाइल ऑफ मैनर उसमें लिखा गया वो स्ट्रेट फॉरवर्ड में लिखा गया, डायरेक्ट, जो पांचों लड़कियां होती हैं वो डायरेक्ट अपनी बात कह देती हैं, ठीक है। अगर आपने अभी तो नहीं पढ़ी है, जो सेकेंड ईयर वाले हैं उनको जो पढ़ाएंगे तो उसमें अगर आपको अच्छा लगे तो पैड एंड प्रेजुडिस आप उसमें देख सकते हैं, लेकिन मत देखिएगा, ऑलरेडी आपका सिलेबस भी खत्म नहीं हुआ, ठीक है। तो प्रोज ओरेशिया एक वर्ड है लैटिन, वहाँ से ये वर्ड निकला है प्रोज। एक चीज़ आपको बता देते हैं कि क्यों प्रोज लिखा गया, ठीक है, क्यों प्रोज की जरूरत पड़ी। तो कहीं ना कहीं पोइट्री से स्टार्टिंग चल रही थी, ठीक है, वर्ड्स ये सब चल रहा था, रिदम, पैटर्न, स्ट्रेस, लेकिन जब प्रोज जो है फुलफिलमेंट के लिए लिखी गई, जो रीडर हैं वो थोड़ा और पढ़ना चाहते हैं, वो थोड़ा और पढ़ना चाहते हैं, तो वो फुलफिलमेंट ऑफ रिक्वायरमेंट जो उनकी विशेष है उसको पूरी करने के लिए इस मैनर का इस्तेमाल किया गया, पहला। दूसरा,
कहीं ना कहीं इसमें कैरेक्टर बिल्डिंग जो है ज़्यादा सही से राइटर्स कर पा रहे थे, जो कि उनका पोइट्री या रिदम मैनर में नहीं होता, क्योंकि उसमें ज़्यादा ध्यान लगाना पड़ता था, स्ट्रेस और अनस्ट्रेस मीटर और जिस तरीके से मेट्रिकल फीड उसमें लिखी थी, तो उसमें कहीं ना कहीं टाइम या फिर स्पेंड क्वालिटी ज़्यादा रहती थी, इसलिए जो है इस स्टाइल ऑफ मैनर का इस्तेमाल किया। जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल बताता हूँ, चार्ल्स डिकेंस की मैंने पढ़ी है कॉपरफील्ड, ठीक है, उसमें जिस तरह से उन्होंने अपनी वॉइस जनरेट की है, चार्ल्स डिकेंस की वो जो कॉपरफील्ड वाली जो नॉवल है वो बहुत ही अच्छी है। तो जब उसमें आप पढ़ेंगे तो आप समझ पाएंगे कि क्यों जो है प्रोज का इस्तेमाल किया गया था। एक इंपॉर्टेंट बात, जैसे कि विलियम शेक्सपियर के एग्जाम्पल रहते हैं, क्योंकि मैं इनका एग्जाम्पल भी नहीं दिए, वीडियो कैसे एंड कर दूं। तो विलियम शेक्सपियर ने जो प्रोज का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया अपने प्लेज में, कैसे इस्तेमाल किया, उन्होंने क्या किया कि रिच एंड पुअर दो सेगमेंट थे, 15वीं सेंचुरी की बात करें तो अमीर गरीब। जो अमीर लोग थे उनका जो डायलॉग है उन्होंने प्लेज में वो लिखा है वर्ड्स में, ठीक, कोई ना कोई मेट्रिकल मीटर में या फीट में लिखा है, लेकिन जो डायलॉग आता है पुअर पीपुल्स का तो उसको प्रोज फॉर्म में कर दिया। समझ में आ रहा है उन्होंने क्या किया, तो कहीं ना उन्होंने जो वर्ड्स और प्रोज को दो अलग अलग क्लास में बांट दिया, मतलब प्रोज इज इक्वल टू लोअर क्लास एंड वर्ड्स इज इक्वल टू हायर क्लास। ये शेक्सपियर ने किया था अपने प्लेज में, ये मैं आपको बहुत ही डिटेल चीज़ बता रहा हूँ, तो आपको याद रखनी है। दूसरा, फादर ऑफ प्रोज किन्हें कहा जाता है, तो फादर ऑफ प्रोज से मैं थोड़ा सा इनको बताने से पहले मैं थोड़ा सा आपको एक डिटेल देना चाहूँगा कि जब बाइबल को ट्रांसलेट करने का काम चल रहा था, कहाँ पे, डार्क एज में, यानी मिडिल इंग्लिश में चल रहा था, तब एक पर्सन का नाम आता है जॉन वाइक्लिफ। तो जॉन वाइक्लिफ ने सबसे पहले ट्राई किया था बाइबल को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का। हालांकि उनके अंदर बहुत से लोगों ने अपना अपना योगदान दिया था, लेकिन जॉन वाइक्लिफ इज टू बी कंसिडर्ड द फर्स्ट पर्सन हु इज ट्राइंग टू ट्रांसलेट बाइबल इनटू इंग्लिश लैंग्वेज। आज इंग्लिश बहुत बोल रहे हैं ठीक है। तो दूसरे पर्सन जो मैं बताना चाह रहा हूँ जिनके ऊपर कहा जाता है फादर ऑफ प्रोज, वो आपको याद रखना है, जो कि मैं इसलिए बताऊँ, मैंने नोट्स में नहीं लिखा है, ठीक है, इसलिए आप इसको याद रखिएगा। कहाँ लिखूँ, विलियम TYNDALE, विलियम टिंडेल। तो विलियम टिंडेल इज नोन एज फादर ऑफ प्रोज। पक्का आएगा, इस बार के एग्जाम में आएगा नहीं आएगा, लेकिन पता नहीं, पूछा जरूर जाएगा कभी ना कभी, चाहे सेकेंडरी पूछा जाए तो थर्ड ईयर में मुझे पूछा गया, ऐसे बता दे रहा हूँ, ठीक है। विलियम टिंडेल इज नोन एज द फादर ऑफ प्रोज। जॉन वाइक्लिफ के बारे में, और इन्होंने जो है, मैंने आपको बाइबल क्यों बताया, क्योंकि जब न्यू इंग्लिश मीडियम स्टार्ट होता है, मतलब आफ्टर रेनेसांस, ठीक है, तो 1526 कहाँ लिखूँ, 1526 में जो इन्होंने जो बाइबल का ट्रांसलेशन किया, ठीक है, वो बहुत अच्छा माना गया, ठीक है, और उसको कहा गया टिंडेल्स बाइबल। जो वाइक्लिफ्स की बाइबल थी उसका लेटेस्ट वर्जन, जबकि उससे अच्छा वर्जन था टिंडेल्स बाइबल का, तो वो 1526 में इन्होंने फर्स्ट प्रिंट किया था। प्रिंट से याद आया एक क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन याद आ रहा है, वो भी सुन लीजिए। जॉन वाइक्लिफ के टाइम में प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी, क्यों नहीं थी, क्योंकि गुटेनबर्ग ने तो 1440 में जो है फ्रांस में नहीं, जर्मनी में, तो गुटेनबर्ग जो इंसान थे, उन्होंने जो है जर्मनी में 1440 में पहली बार एक्सपेरिमेंट किया था मूवेबल लेटर्स का। ये मैं आपको थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूँ, ये प्रोस की वीडियो में नहीं आ रहा है, सुन लीजिए अगर आपको सुनना पसंद हो, अदरवाइज स्किप कर दीजिए। तो मैं क्या बात कर रहा था, गुटेनबर्ग ने 1440 में अपने साथ कमरे में ये कोशिश किया था मूवेबल राइटर्स को प्रिंट करने का, तो सक्सेस थे। 10 साल बाद 1450 में जब 1450 हुआ तो इसको कॉमर्शियल उन्होंने लॉन्च कर दिया, किसको, प्रिंटिंग प्रेस को। फिर 1450 से लगभग 50 साल लगा वो जर्मनी से, वो जो क्या कहते हैं उसको, हम आपको रेनेसां वर्ड समझ में नहीं आया कि आप फर्स्ट ईयर में हो, तो ये 1450 से जब वो वहाँ ट्रांसफ़र हुआ, कहाँ, इंग्लैंड में, तो 1510 यानी 1510 AD मैनो डामनी में ये जो प्रिंटिंग प्रेस है बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हो गई। क्यों, क्योंकि कॉस्ट कम हो गई, पर पेज कॉस्ट कम हो गई और मेहनत कम हो गई, जिससे जो है कॉमर्शियली ज़्यादा जो है फ़ायदा हो रहा था। तभी विलियम टिंडेल ने जो है किससे इंस्पायर होकर, जॉन वाइक्लिफ से इंस्पायर होकर बाइबल को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के बारे में सोचा, ठीक। तो उन्होंने 1526 में फर्स्ट कॉपी जो उन्होंने ट्रांसलेट की उसको निकाला, जो कि प्रिंटिंग प्रेस से थी, मतलब पब्लिश थी। उसमें जो लेटर्स उन्होंने यूज़ किए थे वो हाथ से लिखे नहीं थे, वो प्रिंट हुआ था। तो अब आपको ये चीज़, ये पूरी इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई बाइबल के बारे में। मैंने इसको इसलिए बता दिया क्योंकि मुझे याद आ गया, हालांकि मैंने ये सोचा नहीं था कि मैं आपको ये पढ़ाऊँगा, तो ये थोड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन थी, आप इसको याद रखिएगा। दोबारा से अगर आपको सुनना हो दोबारा सुन लीजिए, क्योंकि ये नोट्स में नहीं है, ठीक है। अब आप नोट कर सकते हैं, और अगर आपको जो है मुझे नोट जो है PDF फाइल में चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप में मिल जाएगा,
और आप व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैसेज पे करने में आपको रूल फॉलो करना पड़ेगा, वो ये कि जो भी वीडियो की आप PDF फाइल मांगते हैं उसके हम 3 क्वेश्चन पूछेंगे, 3 में से 2 क्वेश्चन के जवाब आपको सही देने होंगे। अगर आप दे दिए तो आपको PDF फाइल उस पर्टिकुलर वीडियो के नोट्स की मिल जाती है। अदरवाइज़ आप वीडियो से भी नोट कर सकते हैं, साफ ही दिखता है। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।